हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। हमने पिछले 2 सेशंस में अपने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए, जैसे बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट जो थे हमारे 6 कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, डुअलिटी कंसेप्ट। अब नाउ हमारा 7th कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ये कंसेप्ट क्या कहता है हमसे? ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट है। इससे आपको मालूम पता होगा, रेवेन्यू मतलब इनकम। हम अपनी इनकम को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम उसका पीरियड क्या है, कब हम उसको मानेंगे कि ये हमारी इनकम हो गई है। द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिक्वायर्स दैट द रेवेन्यू फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड मतलब जब मिल जाए, जब कोई चीज़ हमारी पॉकेट में पैसे आ जाते हैं तब हमें लगता है ना कि हाँ, अब मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में भी तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे जब हमें बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि अब वो हमारे रियलाइज़ हो जाएंगे या हो गए हैं। ठीक है, जब तक ये नहीं है कि ओनली व्हेन इट इज़ रियलाइज, तब तक हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि रिवेन्यू को क्या कहते हैं। रिवेन्यू इज़ द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इंटरेस्ट, रॉयल्टीज एंड डिविडेंड। रिवेन्यू क्या है? ग्रॉस इनफ्लोज ऑफ कैश इनफ्लो, कैश का इनफ्लो, इनफ्लो मतलब आना, कैश फ्लो का आना फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड, या तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमने कोई माल बेचा या सर्विसेज प्रोवाइड की, उससे कैश इनफ्लो हुआ, या कोई अदर इनकम से, इंटरेस्ट से, जैसे हमने बैंक में पैसा जमा करा रखा है तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, कोई चीज़ पे हमने कुछ अच्छा किया हुआ है तो उस पर हमें रॉयल्टी मिलती है। ठीक है, तो डिविडेंड, हमने कोई शेयर इन्वेस्ट किए हुए हैं कंपनीज़ में तो हमें उस पर डिविडेंड मिलता है। तो रिवेन्यू हमारे 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो जो हमारा रेगुलर बिजनेस चल रहा है उस पर रिवेन्यू, या कोई अदर इनकम। ठीक है, कोई अदर इनकम हमें मिल रही है जो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, उसके अलावा जो हमारी इनकम हो रही है वो अदर रिवेन्यू हो गया है। सेकेंड, रिवेन्यू इज एज्यूम टू बी रियलाइज्ड व्हेन ए लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेज। जब रिवेन्यू को अराइज रिसीव करने का लीगल राइट इस्टेब्लिश हो जाएगा तो हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, डेट इज़ द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज हैज़ बीन रेंडर्ड। मतलब कि जब गुड्स बेच दिया तो हम उसको तभी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। थस क्रेडिट सेल्स आर ट्रीटेड एज रिवेन्यू ऑन द डेट सेल्स आर मेड एंड नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम द बायर। ठीक है, जब हम कोई माल, मान लो हमने उधार पे बेचा, तो ये नहीं कि हम एंट्री उसकी तब करेंगे जब हमें अपने डेटर से पैसा मिल जाएगा, उस समय नहीं, उस समय भी करेंगे, लेकिन पहली एंट्री हम किस दिन करेंगे? जिस दिन हमारी सेल होगी, चाहे वो क्रेडिट पे ही, उधार पे ही क्यों ना हुई हो। तो हमारी पहली एंट्री क्या होती है? जिस दिन हमने सेल करी, डेटर्स टू सेल्स। ठीक है, मान लो मैंने ये आज में ये एंट्री मैंने की है। ठीक है, लेकिन जिस दिन मुझे कैश रिसीव होगा डेटर से, तब मैं जब कैश मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया टू डेटर्स। ठीक है, ये एंट्री मैं उस दिन रिकॉर्ड करूँगा जिस दिन मेरी सेल हुई, और ये एंट्री जब मुझे पैसा मिल जाएगा तब मैं रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, thus credit sales are treated as revenue on the day sales are made and not when money is received from the buyer। जब सेल हुई है तभी की तभी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, लीगल राइट इस्टेब्लिश हो चुका है। हमने कोई माल बेचा है तो हम लीगली अब क्या हो चुके हैं, लीगल राइट बन चुका है हमारा कि अब हम उस पर पैसा ले सकते हैं। अगर हमने किसी को माल ही नहीं बेचा होता, कोई गुड्स ही बेचा नहीं होता, तो हमारा लीगल राइट इस्टेब्लिश ही नहीं होता। कोई हमें ऐसे पैसे थोड़ा ना दे देगा बिना किसी गुड्स के या बिना किसी सर्विस प्रोवाइड किए।
इनकम सच एज रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ टाइम बेसिस। ठीक है, जब ये हमारे उसमें आ जाते हैं, हमारे अकाउंट में आ जाता है, तब हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2007 इवन इफ रिसीव्ड इन अप्रैल 2017। मान लो मैंने क्या किया, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च इवन इफ रिसीव्ड इन, अब मान लो मैंने, वैसे तो रेंट क्या होता है, हमेशा एडवांस में पे होता है, लेकिन मैंने रेंट क्या किया, मार्च का रेंट मैंने अप्रैल में जाके पे किया, विल बी, फिर क्या होगा, विल बी टेकन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 31। ट्रांजैक्शन कब की थी, मार्च की, किसकी, रेंट की, कि मुझे मार्च का रेंट लेना है, लेकिन मैंने रिसीव कब किया इस रेंट को, जाके अप्रैल में। तो अप्रैल में हम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि राइट टू इस्टेब्लिश मार्च कब का है, रेंट कब का है, मार्च का, और राइट, लीगल राइट कब बन गया मेरा, मार्च में लेने का। ठीक है, भले ही हम उसे अप्रैल में रिसीव कर रहे हों, लेकिन वो था किसका, मार्च मंथ का था। अब चाहे वो नेक्स्ट ईयर में अप्रैल में जाके मिले, तो हम उसे लेकिन करेंगे किसमें, एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमारी मार्च में एंट्री होगी। ठीक है, हेलो, सॉरी स्टूडेंट्स, हम ये एंट्री जो करेंगे, ये जब हम पे करेंगे ये तब एंट्री होगी, लेकिन हमें तो यहाँ इनकम रिसीव कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे एंट्री पहले जो मार्च में है वो क्या करेंगे, रेंट रिसीव्ड अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। ठीक है, फिर जब हमारा रेंट रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, जब हमें कैश रिसीव होगा एक्चुअल में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीवेबल। पहले हमने प्रोविज़न क्या कर लिया कि हमें रेंट रिसीवेबल होने वाला है, ये एंट्री कब करेंगे हम, मार्च में। ठीक है, क्योंकि हमारी ये इनकम यहाँ पे राइट इस्टेब्लिश हो गया है रेंट को रिसीव करने का। अब हमने एक्चुअल में कब रिसीव किया उसको, अप्रैल में, तो अप्रैल में हम उसकी एक्चुअल एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीवेबल। इसको हम और डीप में पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे जनरल एंट्रीज के, तब हम इसको और प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें और क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ तो हम कंसेप्चुअल बेस अभी क्वेश्चंस एग्जांपल के तौर पे हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो हम वो रेंट कब रिसीव करेंगे फिर, अगर हमने अप्रैल में रिसीव किया, लेकिन ड्यू कब का था वो, ड्यू वट इज़ व्हेन माई रेंट बिकम ड्यू इन मार्च, तो हम उसे मार्च में ही उसे कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि लीगल राइट हमारा क्या है, उसे मार्च में रिसीव करने का है। अब सिमिलरली इफ़ इंटरेस्ट फॉर अप्रैल, मार्च, अप्रैल का इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन एडवांस इन मार्च 2017। ठीक है, इंटरेस्ट कब का था वो, अप्रैल का था। ठीक है, 2017 का, और हमने उसको मार्च में ही, एक महीना पहले में ही रिसीव कर लिया। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हो रहा है उसे रियलाइज़ करने का, अप्रैल में, अप्रैल में ही, अप्रैल में का इस्टेब्लिश हो रहा है हमारा राइट कि हमें उस, वो हमारा अप्रैल का एडवांस इनकम है हमारी। ठीक है, लेकिन हमने एक महीना पहले कर लिए, क्योंकि एक महीना पहले अब हमारा राइट तो नहीं था, अप्रैल में जाके हमारा राइट बना। ठीक है, तो हम उसे मार्च में कंसिडर नहीं करेंगे, उसे अप्रैल में करेंगे। ठीक है, भले ही वो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया हो, जब तक लीगल राइट नहीं बनेगा हमारे रिसीव करने का, तब तक हम उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हम ये 17-18 के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में शो करेंगे। देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क विच टेक लॉन्ग टाइम, से 2-3 years to complete. Proportionate amount of revenue based on the part of contract completed by the end of the period is treated as realized. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि मान लो हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया था 2-3 साल का। ठीक है,
अब हम 2-3 साल में जाके तो क्योंकि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर साल अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो हम 2-3 साल तक वेट नहीं करेंगे कि उसका रिवेन्यू 2-3 साल बाद आएगा तो तब हम उसको रियलाइज़ करेंगे, नहीं। जितना वर्क कंप्लीट हो गया, मान लो मेरा काम पूरा ये था 100% था, लेकिन उसमें से मेरा वर्क 30% कंप्लीट हो गया, ठीक है। और मेरी इनकम हुई है मान लो 1 लाख, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। 1 लाख इनकम मुझे रिसीव होनी थी, लेकिन उसमें 30% मुझे क्या कर सकता हूँ, मैं रियलाइज़ कर सकता हूँ। मतलब कि 30,000 में रियलाइज़ कर सकता हूँ। भले ही वो 1 लाख में से अभी 1 लाख तो कब मिलेगा, 2-3 साल के बाद जाकर, लेकिन मैंने 30% काम कर चुका हूँ। मेरा वर्क कंप्लीटेड कितना हो चुका है, 30% हो चुका है। तो मैं 30,000 अपनी इस ईयर में इनकम क्या कर सकता हूँ, रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ लिखा है ना इसमें कि बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड, जितना वर्क कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट का हो या वर्क का हो, बात एक ही है। वर्क कंप्लीटेड हो गया, जितना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड हो गया बाय द एंड ऑफ पीरियड, स्टेटेड एज रियलाइज्ड। सिमिलरली व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन हायर परचेज द अमाउंट कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट्स स्टेटेड एज, जब हम हायर परचेज पर क्या करते हैं, गुड्स को बेचते हैं, तो अमाउंट कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट्स, जो इंस्टॉलमेंट्स हम कलेक्ट करते हैं, स्टेटेड एज रियलाइज्ड, ठीक है। आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट से समझ में आ रहा है कि मैच होना चाहिए क्या चीज़, द प्रोसेस ऑफ ascertaining द प्रॉफिट amount of profit earned or the loss incurred during a particular period involve deduction of related expenses from the revenue earned during the period। मान लो मैंने कोई किसी पीरियड में क्या करा, 1 लाख रुपए कमाया, ठीक है, 1 साल में, ठीक है। इसको कमाने के लिए मैंने कुछ खर्चा भी तो किया होगा, ऐसे ही थोड़ी ना आ जाता है पैसा। हम कुछ भी चीज़ काम करते हैं तो हमारे क्या क्या खर्चे हो जाते हैं, जैसे कोई कोरियर किया, ट्रैवलिंग का खर्चा, या क्या कहते हैं किसी ऑडिट फीस दी, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। बहुत सारे खर्चे होते हैं जो हमें इस इनकम तक ले जाते हैं। जब तक हम वो खर्चे नहीं करेंगे तब तक हमें वो इनकम जनरेट नहीं होगी। ये हमारी इनकम है। इस इनकम को काटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इन्वॉल्व डिडक्शन ऑफ रिलेटेड एक्सपेंसेस। उस इनकम को कमाने के लिए जो हमने खर्चा किया उसका डिडक्शन करना पड़ता है फ्रॉम द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड। उस पीरियड में जो हमने रिवेन्यू इनकम की है, इनकम रिवेन्यू जो अर्न किया है, उसमें से क्या करना पड़ता है, रिलेटेड एक्सपेंसेस डिडक्ट करने पड़ते हैं अपनी एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम इनकम में से खर्चा माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट, ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट एम्फेसिस एग्जैक्टली ऑन दिस एस्पेक्ट। इट स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यूज ड्यूरिंग दैट पीरियड, शुड बी मैच्ड। अब जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था कि 60,000 का कंप्यूटर था हमारा, अब हमने 1 साल में उस कंप्यूटर को हमने 60,000 में ख़रीदा 1 ईयर में, लेकिन वो यूज़ तो अब अगले 5 साल भी होगा, ठीक है। तो 5 साल अगले यूज़ होगा तो उसका कॉस्ट हम एक पहले साल में ही क्यों उसको लगा देंगे, पहले साल के रेवेन्यू से ही उसको सारा एडजस्ट क्यों कर देंगे, वरना तो फिर हमारा पहले साल का प्रॉफिट ही बहुत कम हो जाएगा। अगर हमने इतना ज़्यादा खर्चा कंप्यूटर का ही 60,000 का उसमें लगा दिया, तो हम उसमें क्या करते हैं, 6 साल तक इसको बाइफरकेट करेंगे उस खर्चे को। मान लो उसकी 6 साल की वैल्यू है कंप्यूटर की कि 6 साल तक चलेगा, तो हर साल कितना, 10,000 की कॉस्ट है बनी हमारी, तो 10,000 कॉस्ट हम हर साल अपने रेवेन्यू से एडजस्ट करेंगे, डिडक्ट करेंगे डेप्रिसिएशन के नाम पर, ठीक है। शुड बी मैच विद द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। इट फॉलोज दैट फ्रॉम दैट revenue and expenses incurred to earn these revenues must belong to the same accounting period। ये क्या फॉलो करता है कि फ्रॉम दिस डेट revenue and expenses incurred to earn these revenues, कि जो हमने रेवेन्यू और एक्सपेंस इस रेवेन्यू को इनकर करने के लिए हमने जो खर्चा किया है वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में होना चाहिए और मैच्ड होना चाहिए। As already stated, revenue is recognized when a sale is completed or service is rendered rather when cash is
रिसीव्ड। ये पहले ही हमने पिछले कंसेप्ट में पढ़ा कि रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अ सेल इज कंप्लीटेड, जब सेल क्या हो जाती है, व्हेन अ सेल इज कंप्लीटेड और सर्विस इज रेंडर्ड। रेदर मतलब बजाय कि कैश रिसीव्ड हुआ है। अब कैश हमें एडवांस में रिसीव हो गया, लेकिन उसका वो हमारा ड्यू ही नहीं था, हमारा लीगल राइट ही नहीं था उसे रिसीव करने का, तब तक हम उसे रियलाइज़ कैसे कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो हम रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब उसका लीगल राइट टू रियलाइज हो जाएगा हमारा। इसी तरह से जैसे हम रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, ऐसे ही हम एक्सपेंस को कब रिकॉग्नाइज करेंगे। रिवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज तब करते हैं जब हमारा लीगल राइट हो जाता है उसे रियलाइज़ करने का। मान लो मैंने सेल की तो लीगल राइट हो गया। हम एक्सपेंस को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब नॉट व्हेन कैश इज पेड बट व्हेन एसेट। जिस दिन मैंने क्या किया, मान लो मैंने मशीनरी खरीदी, ठीक है, लेकिन अभी मैंने वो केवल रख रखी है कोने में, मैंने उसको भी बिज़नेस में यूज़ ही नहीं किया। 1 लाख की मशीनरी थी, लेकिन मैंने उसको बिज़नेस में यूज़ नहीं किया, तो ये मैं खर्चा बुक में खर्चा नहीं डालूँगा, क्योंकि वो एक कोने में रखी हुई है। उस खर्चे से मैंने अब तक कोई इनकम जनरेट नहीं की है। जब तक मैं कोई एसेट या सर्विस को, ठीक है, यूज़ ना कर लूँ, इस मशीनरी को जब तक अपनी रिवेन्यू को अर्न करने के लिए यूज़ ना कर लूँ, तब तक मैं इसको खर्चा बुक नहीं करूँगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो मान लो मैंने कैश तो इसके लिए आज ही पे कर दिया, आज की डेट में मैंने इसके लिए कैश पे कर दिया आज की डेट में, ठीक है, लेकिन ये मेरे 1 साल तक मैंने इसे बिजनेस में लेके ही नहीं आया, तो मैं इस साल में इसको अपना खर्चा क्लेम करूँगा ही नहीं। ठीक है ना, खर्चा कब से क्लेम करूँगा इस मशीनरी का, जब से मैं इसको यूज़ करके पैसा कमाऊँगा, रिवेन्यू अर्न करेंगे, तब जाकर इसको हम खर्चा बुक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, expenses such as salaries, rent, insurance are recognized on the basis of period to which they relate and not when these are paid। जब सैलरी की हम एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मान लो मैं किसी को फरवरी की सैलरी दे रहा हूँ तो मैं फरवरी में ही इसको बुक कर दूंगा। रेंट फरवरी में दे रहा हूँ तो रेंट फरवरी में ही बुक कर दूंगा। जब मैं उसको पे करूँगा तब उसकी एंट्री फिर करूँगा, लेकिन बुक लीगल राइट उसमें था, लीगल राइट टू रियलाइज़ रिवेन्यू में, क्या मैं लीगल राइट कब हो रहा है उसे रियलाइज़ करने का, लेकिन इसमें क्या है, लीगल राइट टू पे, हमें कब उसको पे करना पड़ रहा है। फरवरी की सैलरी दे रहे हैं तो उसे फरवरी में ही तो बुक करेंगे, चाहे वो अब हम अगले महीने पे करें या उससे अगले महीने पे करें। सिमिलरली कॉस्ट लाइक डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज डिवाइडेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द एसेट इज यूज्ड। अब जैसे हमने कंप्यूटर का एग्जांपल लिया था कि जब तक उसकी ओवर द पीरियड ड्यूरिंग विच द एसेट इज यूज्ड, जब तक वो एसेट यूज हो रही है, मान लो कोई मैंने एसेट खरीदी वो 6 साल तक यूज़ हो सकती है, मैंने उसको एस्टिमेट कर लिया, तो उसका खर्चा मैं 6 साल में डिवाइड कर दूंगा इक्वली। ठीक है, तो इक्वली डिवाइड करने पे क्या होगा, हर साल उसका खर्चा, क्योंकि मैंने इनकम किस पे जनरेट की है, जो मैंने खर्चा किया उससे इनकम जनरेट की है। ठीक है, तो जो खर्चा मैंने किया, तो खर्चा मैंने केवल 1 साल के लिए थोड़ा ना किया, हर साल के लिए मैंने खर्चा किया, कर वो मैंने शुरू में ही दिया, तो उस खर्चे से मेरी क्या है, हर साल 6 साल तक इनकम जनरेट होगी, तो उस खर्चे को मैं 6 साल में डिवाइड कर दूंगा। हाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स आर मैच्ड विद देयर सेल्स रिवेन्यू वाइल एसेट, ये क्वेश्चन है एक, वाइल एसेटिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर वी शुड नॉट टेक कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स सोल्ड। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं अपना, तो हम मान लो हमने क्या किया, 1 लाख गुड्स प्रोड्यूस कर दिए, 1 लाख प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, अब इसमें इसे प्रोड्यूस करने में खर्चा तो हुआ होगा ना, लेबर लगी होगी और वो बहुत चीज़ें लगी होंगी, तो 1 लाख खर्चा, अब मैंने बेचा कितना, मान लो मैंने 1 लाख में से केवल 50,000 ही बेचा, तो मैं इसको क्या करूँगा, 50,000 का जो 1 लाख पे मान लो मेरा खर्चा बैठा 10,000, लेकिन मैंने बेचा कितने का गुड्स, केवल
50,000 का ही, 50 इस 1 लाख में से 50,000 का ही मैंने गुड्स बेचा, तो इसमें मैं आधा ही तो बेचा, तो आधा खर्चा क्लेम करूँगा उस पीरियड में, पूरा नहीं करूँगा। ओनली द कॉस्ट ऑफ गुड्स डेट हैव बीन सोल्ड ड्यूरिंग दैट ईयर। भले ही मैंने 1 लाख प्रोड्यूस कर दिया हो और ख़र्चा लेके मैंने 10,000 किया उसमें, लेकिन बेचा क्या है, लेकिन बेचा कितना है, 50,000। तो हम 50,000 का कितना क्लेम करेंगे, केवल 5,000 गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लेम करेंगे, खर्चा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फॉर दिस पर्पज द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जितना मान लो 1 लाख है, 1 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स वो हुआ, तो उसमें से हमने क्या, 1 लाख नहीं, 10,000 हमने खर्चा किया, ठीक है, लेकिन 5,000 ही हमने उसमें खर्चे में क्लेम किया। तो अब ये 5,000 जब हम अगले साल बेचेंगे गुड्स को, तब हम क्लेम करेंगे ये वाला खर्चा, क्योंकि इस साल में तो हमने केवल कितना, 10,000 में से 5,000 ही हमने 50,000 गुड्स बेचे, 50,000 का 50,000 हमने इनकम रिवेन्यू अर्न करी। तो 50,000 इनकम रिवेन्यू अर्न करी कितना खर्चा करके, 5,000, 1 लाख किया था 10,000 खर्चा करके, और केवल इस साल में हमने जो गुड्स बेचा वो केवल 50,000 का बेचा, तो खर्चा भी तो उतने के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करेंगे ना, आधा आधा कर देंगे। फॉर दिस पर्पज कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स should be deducted from the cost of goods purchased. The matching concept thus implies that all revenues earned during an accounting year, whether received during that year or not, all costs incurred whether paid during the year or not, should be taken into account while ascertaining profit or loss. तो समरी में ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमसे, कि खर्चा रिवेन्यू केवल उतना ही खर्चा हमको जो हमने किया है वो क्लेम करना है उसमें। जितना हमने रिवेन्यू मान लो 1 लाख कमाया है और उसके लिए हमने 50,000 खर्चा किया है, और वो भले ही हमने उसको पे नहीं किया इस साल, लेकिन था इस साल का ही, तो हम उसको इसी साल क्लेम करेंगे। ये नहीं कि जब हम पे करेंगे तब क्लेम करेंगे। अब मान लो मैंने आज सैलरी किसी की दी है, तो मैं उस महीने की सैलरी तो उस बुक्स में डालूँगा, चाहे वो पे वो कितने भी दिन बाद करूँ। ठीक है, तो मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि रिवेन्यू और कॉस्ट हमारी मैच होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लासेस में नए कंसेप्ट के साथ। अभी हमारे कंसेप्ट बचे हैं, और फिर हम इस चैप्टर के बाद अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें और आप इसका बेनिफिट उठा सकें। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।